स्टोरीज एस्केच की जुबानी सुनिए ये कहानी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल आदर्श का सेटअप। भले ही आदर्श ने जीत हासिल करने के लिए अपने बचे हुए टाइम लिक्विड का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे नहीं लगा कि यह बर्बादी है, क्योंकि उसने डार्क स्वॉर्ड मास्टर को लूटने से काफी कमाई की थी। डार्क स्वॉर्ड मास्टर ने उसे सोल एसेंस नहीं दिया। यदि इसने वास्तव में एक सोल एसेंस निकाला होता तो तुरंत आदर्श अमीर हो जाता, क्योंकि एक योद्धा लेवल शासक लेवल के प्राणी का सोल एसेंस आमतौर पर अरबों में बेचा जाता था। लेकिन इसके पास मौजूद शासक लेवल का सोल रेमनेंट भी अत्यंत मूल्यवान था। ब्लैक पेंडेंट द्वारा इसे ले जाने के बाद इसने आदर्श के लिए तुरंत 10 योद्धा लेवल सोल एसेंस को अपग्रेड किया। यदि वह वास्तव में उन सभी को बेच पाता तो इसकी कुल कीमत 200 मिलियन होती। दुर्भाग्य से आदर्श उनका उपयोग केवल अपने स्टार्स को मजबूत करने के लिए कर सका। जिस प्रोजेक्ट के बारे में उसने शुरू में सोचा था यह लंबा होगा, वह अचानक आधा छोटा हो गया। सच तो यह है कि आदर्श हमेशा इस तरह के बड़े पैमाने की लड़ाई में सबसे बड़ा विजेता रहा। भले ही ज़ॉम्बीज ने उसे कोई लूट ना दी हो, उनके सोल रेमनेंट ही उसके लिए बहुत मूल्यवान थे। डार्क स्वॉर्ड मास्टर के सोल रेमनेंट के अलावा आदर्श अपने अनडेड क्रिस्टल को भी पूरी तरह से संरक्षित करने में कामयाब रहा था। एक संपूर्ण अनडेड क्रिस्टल बेहद मूल्यवान था, क्योंकि यह एक जादूगर की ऊर्जा को फिर से भरने में सक्षम था। यदि रूरल लेवल के अनडेड क्रिस्टल को नीलाम किया जाता तो संभवतः इसकी कीमत 100 मिलियन होती। उसने इसे आहान को सौंप दिया, क्योंकि वह जानता था कि आहान उसे इसकी अच्छी कीमत पर बेचने में मदद कर सकता है। इसके साथ ऐसा लग रहा था कि आखिरकार उसके पास एक डोमेन के साथ सोल ग्रेड लाइटनिंग सीड खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा हो सकता है। आदर्श, मुझे इस मरे हुए क्रिस्टल शासक लेवल के प्राणी का कवच और तलवार भी दे दो, और मैं उन्हें तुम्हारे लिए 200 मिलियन में बेच दूंगा। यह कैसा रहेगा? आहान ने निर्णायक रूप से प्रस्ताव रखा। 200 मिलियन? क्या यह भी संभव है? आदर्श ने आश्चर्य से पूछा। डार्क स्वॉर्ड मास्टर ने कोई दुर्लभ लूट नहीं की दी, न ही सोल एसेंस या कुछ अन्य मूल्यवान हिस्से गिराए। आदर्श ने सोचा कि यह प्रभावशाली होगा यदि वह अर्जित लूट को 100 मिलियन में बेच सके। क्यों नहीं? यह अभी भी शासक लेवल का प्राणी है। दुनिया भर में कई अमीर लोग इन शासक लेवल के प्राणियों की लाशों को इकट्ठा करने में रुचि रखते हैं, खासकर डार्क स्वॉर्ड मास्टर जैसे जीवों की। बड़े घरों वाले अमीर व्यापारी अपने व्यापारिक प्रतिस्पर्धियों को डराने के लिए इन्हें इकट्ठा करना पसंद करते हैं। दूसरी ओर वे कुछ डीमन प्राणियों को डरा भी सकते हैं। यदि आप प्रेत घोड़े की एक मूर्ति बना सकते हैं और उसके हाथ में तलवार वाली आकृति के समान कवच भर सकते हैं तो वीला का स्तर तुरंत आसमान छू जाएगा। बहुत सारे अमीर लोग हैं, लेकिन उनमें से सभी शासक लेवल के प्राणी की लाश को सजावट के रूप में उपयोग करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा डार्क स्वॉर्ड मास्टर का कवच पश्चिमी लोगों की रुचि के अनुकूल है। मैं इसे यूरोप में अच्छी कीमत पर बेचने में आसानी से आपकी मदद कर सकता हूँ, और इसकी कीमत वास्तव में 200 मिलियन से अधिक हो सकती है, आहान ने आत्मविश्वास से कहा। आहान का जन्म एक व्यवसायी परिवार में हुआ था। वह उन चीजों को जानता था जिनमें अमीर लोग निवेश करने को तैयार थे। शासक लेवल का डार्क स्वॉर्ड मास्टर फिरौन का अंगरक्षक था। शक्तिशाली दिखने वाले कवच और विशाल तलवार का उल्लेख नहीं करना कई लोगों को आसानी से आकर्षित करता था, जो अपनी हवेली को सजाने के लिए इसे ढूंढना चाहते थे। संग्राहकों के लिए कुछ कलाकृतियों पर करोड़ों खर्च करना आम बात थी। किसी शासक लेवल के प्राणी की लाश से अपग्रेडेड संरक्षक प्रतिमा की तो बात ही छोड़ दे। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे अंततः सोल ग्रेड लाइटनिंग सीड मिल सकता है? आदर्श तब उत्साहित हो गया जब उन्होंने देखा कि आहान कितना आश्वस्त था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास सोल ग्रेड लाइटनिंग सीड पाने के लिए पर्याप्त पैसा था। एक बार उसके पास एक हो जाने के बाद फिलिप जैसे शैतान नगरी के जल्लाद के खिलाफ लड़ते समय वह असहाय महसूस नहीं करेगा। तुम लगभग वहां थे। मुझे कनेक्शन मिल गए हैं। जब हम इटली या पेरिस पहुंचेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए एक बीमार सोल ग्रेड लाइटनिंग सीड लाऊंगा। मान लीजिए मैं यह कहने के लिए पर्याप्त आश्वस्त हूँ कि मैं चीन के सबसे अमीर प्रसिद्ध परिवार का शिष्य हूँ, लेकिन मेरा परिवार भी इतना महत्वाकांक्षी नहीं कि मुझे सोल ग्रेड सीड दिलवा सके। जब आप अपना प्राप्त कर लेंगे तो मुझे यकीन है कि अमेरिकी टीम के सदस्य भी आपसे लड़ने के लिए अनिच्छुक होंगे, आहान ने कहा।
यह सच था कि प्रत्येक शक्तिशाली मैजिशियन अपने मार्ग पर स्वयं चलता था। एक जमीनी लेवल के जादूगर के पास संभवतः 10 मिलियन की रेंज में संसाधनों की प्रचुर आपूर्ति तक पहुंच नहीं होंगी। 100 मिलियन से अधिक की तो बात ही छोड़ दे। हालांकि जब भी ये जमीनी लेवल के जादूगर एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचते थे तो वे आसानी से अपने दम पर बहुत सारे संसाधन अर्जित कर सकते थे और आत्मनिर्भर होने के बाद उनकी वृद्धि आमतौर पर प्रसिद्ध परिवारों के शिष्यों की तुलना में अधिक प्रभावशाली होती थी, जो प्रदान किए गए संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर थे। जादूगर की कल्टीवेशन कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे मात्र संसाधनों से प्राप्त किया जा सकता था। किसी प्रतिभाहीन व्यक्ति के लिए कोई भी संसाधन बस बर्बादी होंगी, लेकिन मैजिशियन जो अपनी कड़ी मेहनत से अपनी वर्तमान ऊंचाइयों तक पहुंचे थे, उन्होंने आगे के रास्ते की जांच करके मजबूत बनने का रहस्य सीख लिया था और वे यह भी जानते थे कि अंतहीन संघर्ष करके कैसे आगे बढ़ना है। यहाँ तक कि जब वे चोटों से ढके होते थे तब भी वे कोकून को तोड़ देते थे और फिर से पुनर्जन्म लेते थे। समय के साथ वे समान उम्र के जादूगरों को पीछे छोड़ देंगे जो अपने परिवारों पर अत्यधिक भरोसा करते थे। जब आहन ने आदर्श की ओर देखा तो उसे इस पर विश्वास होने लगा। उस व्यक्ति में उत्कृष्ट प्रतिभा थी, फिर भी उसने अपने नंगे हाथों से रास्ता साफ कर ये कठिन रास्ता अपनाने का फैसला किया था। उसे अंततः कोकून से बाहर निकलने में अधिक समय नहीं लगेगा। तब तक वह इतना आगे हो जाएगा कि दूसरों को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। भारी बारिश के बाद ज़ॉम्बीज की उपस्थिति पूरी तरह नष्ट हो गई। हवा में अजीब गंध का कोई संकेत नहीं था। यहाँ तक कि भगवान भी उसका सम्मान कर रहा था, जश्न मनाने के लिए पुक्किनी शहर में बारिश भेज रहा था। मिस्र जैसे देश में आमतौर पर आधे साल तक बारिश की एक बूंद भी नहीं होती। राधा की व्हीलचेयर को धक्का देते हुए आदर्श धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह जो भी कदम उठाता था वह हवा के झोंके के रूप में राधा की आकर्षक खुशबू को महसूस कर सकता था। उसकी सुगंध इतनी सुखद कैसे हो सकती है? आदर्श को उसे एक सुनसान गली में ले जाने की इच्छा हुई, जहां कोई भी मदद के लिए किसी व्यक्ति की पुकार का जवाब नहीं दे सकता था। वह इसमें कुछ नहीं कर सका। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो आमतौर पर मांस खाता था, जो सब्जियां वह स्वयं पकाता था, वह लगभग बेस्वादी लगती थी। बारिश के बाद खूब फूल खिले। यह कोई आम दृश्य नहीं था, क्योंकि वे एक रेगिस्तान देश में थे। बगीचे में ज्यादा लोग नहीं थे। लोग नृत्य, गायन, शराब, सुंदर महिलाओं और स्वादिष्ट भोजन के साथ जीत का जश्न मनाने के लिए चौक पर एकत्र हुए थे। पेड़ों से 270 डिग्री दूर एक बेंच पर बैठकर आदर्श ने धीरे से राधा को ऊपर उठाया। हालांकि जैसे ही उसने कुछ देखा, उसने तुरंत भुएं चढ़ा ली। अब तुम और भी हल्के क्यों हो गए हो? क्या तुमने पार्थिन मंदिर में अच्छा भोजन नहीं किया? उसके लिए किसी भी तरह का हल्का होना अस्वीकार्य था, क्योंकि जब वह उन्हें सहलाता था तो कुछ हिस्से उतने उछाल वाले नहीं रह जाते थे। ऐसा नहीं है, शायद मैं बहुत कड़ी ट्रेनिंग कर रही हूँ, राधा ने धीरे से उत्तर दिया। कठिन ट्रेनिंग का मतलब है कि आपको अधिक खाना चाहिए। मुझे देखो, मेरी काया और मेरी मांसपेशियां ऊर्जावान है और आपको सुरक्षा की भावना प्रदान करने में सक्षम है। आदर्श ने अपनी ताकत दिखाने के लिए राधा को उठाया और अपने पैर पर बिठाया। राधा चलने में असमर्थ थी, इसलिए वह व्हीलचेयर के बिना एक छोटी मेमने की तरह थी। वह तुरंत उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे विकृत व्यक्ति का शिकार बन गई। किसी कारण से राधा के पैर विशेष रूप से आकर्षक थे, शायद इसलिए क्योंकि वह चल नहीं सकती थी, इसलिए वे अच्छी तरह से संरक्षित थे। कोमल, दूधिया सफेद चमक उसके पतले पैरों की नरम लेकिन उछाल भरे स्पर्श के साथ संयुक्त, ये बिल्कुल सही थे। आदर्श ने अपने हाथ राधा के पैरों पर रखे। जाहिर तौर पर जब आसपास कोई नहीं था तो वह आदमी महिला का फायदा उठाने वाला था। आदर्श को पता था कि डेट के लिए सही जगह चुनना महत्वपूर्ण है। एक बेंच 3/4 बंद थी और एक विशाल रेत का महल जिसके पास से शायद ही कोई गुजरता था। यह लगभग एक कमरे की तरह था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कोई पूछ सकता है कि अगर वह कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहा था तो उसने एक कमरा क्यों नहीं चुना? आदर्श बस उस व्यक्ति को तिरस्कार पूर्वक देखेगा कितनी भोली है। यहाँ तक कि जो महिलाएं आमतौर पर पुरुषों की तरह व्यवहार करती है, उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि एक आदमी क्या कर रहा है अगर वह उन्हें बात करने के लिए अपने कमरे में आमंत्रित करता है। तो राधा जैसी शर्मीली लड़की की तो बात ही छोड़ दे, मिशन का असफल होना निश्चित था, जब तक कि महिला उतनी हताश ना हो जितनी पुरुष था। दूसरी ओर एक अच्छा वातावरण, ताज़ी हवा और अधिक लोगों वाला पार्क उसके लिए अपना अपराध करने के लिए सही स्थान था। थोड़ी सी छेड़छाड़ से शर्मीली महिला तुरंत उसकी इच्छा के सामने झुक जाएंगी।
राजा इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसे आदर्श द्वारा खड़ा किया गया था। उसका मन अभी भी उस लड़ाई में व्यस्त था जिसमें से वे कुछ समय पहले शामिल हुए थे। वास्तव में जब आदर्श डार्क कॉन्ट्रैक्ट का द्वंद्व लड़ रहा था तो राधा डर चुकी थी। उसने सोचा कि आखिरकार उसने आदर्श को पकड़ लिया है, लेकिन पता चला कि वह अभी भी उससे बहुत आगे था। चिंता महसूस करने के अलावा वह मदद के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वैसे मैं वास्तव में किसी चीज को लेकर उत्सुक हूँ, आदर्श ने राधा के पैरों को सहलाते हुए गंभीर भाव में कहा। क्या आपके पैर बहुत संवेदनशील नहीं है? आदर्श ने कहा। राधा तुरंत शर्मा गई। यह बुरा आदमी क्या सोच रहा है? यदि वह अपने हाथ ऊपर ले जाता रहेगा तो वह यदि आप अभी भी अपने पैरों को महसूस कर सकते हैं तो आप में चलने की ताकत क्यों नहीं है? आदर्श ने पूछा। ऐसा नहीं था कि राधा खड़ी नहीं हो सकती थी या अपने पैर नहीं हिला सकती थी, लेकिन जब भी वह उन्हें हिलाने की कोशिश करती थी तो वह अचानक अपनी ताकत खो देती थी और दर्द महसूस करती थी। यह काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि अगर यह किसी प्रकार की बीमारी थी तो पार्थेन मंदिर उसे ठीक क्यों नहीं कर सका और उसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह चलने की इजाजत क्यों नहीं दे सका? अगर वे मृत लोगों को भी पुनर्जीवित कर सकते थे। मुझे नहीं पता। राधा ने अपना सिर नीचे कर लिया। जब वह अपने पैरों के बारे में सोचती थी तो वो उससे आमतौर पर निराशा महसूस होती थी, लेकिन आदर्श अपनी सीमा पार कर रहा था। यह अब उसके पैरों को सहलाने जितना आसान नहीं रह चुका था। नहीं करो। राधा को अपने कानों में जलन महसूस हो रही थी। कोई सार्वजनिक रूप से इतनी लापरवाही क्यों करेगा? शायद यह कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसका कोई और कारण है, आदर्श ने निष्कर्ष निकाला। हो सकता है शायद। भाई आदर्श, चलो इसके बजाय टहले। राधा खुद को गर्म महसूस कर सकती थी। अगर वह रुकती रही तो कौन जानता था कि वह आदमी उसके साथ क्या करेगा। मुझे चलने में थकान महसूस हो रही है। हम वापस जाकर आराम क्यों नहीं करते? बहुत दिन हो गए तुमसे बात किए हुए। मेरे कमरे में आओ, आदर्श ने जवाब दिया। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, शेखावत ब्रदर्स। क्या आश्चर्य है, वे एक नीलामी में 250 मिलियन में बेचे गए। आदर्श, आपने इस बार बैंक बना लिया है, आहन ने आदर्श को उत्साहपूर्वक कहा। क्योंकि आदर्श को शायद ही कभी राधा को देखने का मौका मिला था, इसलिए उसने उसके साथ कुछ दिन बिताए थे। वह एक साथ कुछ महान आकर्षणों को देखने भी गए, यह अनुभव करते हुए कि हनीमून यात्रा पर पहले से ही एक साथ जाना कैसा लगेगा। इतना खराब भी नहीं। क्या कोई अच्छे सोल ग्रेड सीड है? आदर्श ने पूछा। आदर्श ने अभी अभी राधा को विदा किया था। उसके लिए पार्थेन मंदिर लौटने का समय हो चुका था। ट्रेनिंग के बाद वह पार्थेन मंदिर के देवी हॉल की आधिकारिक सदस्य बन जाएंगी। वह आसानी से बता सकता था कि जब उसने रुद्री के चेहरे पर सदमा देखा तो यह कितना प्रभावशाली था। वेनिस की ओर चले। नहरों के शहर में निश्चित रूप से वह चीज होंगी जिसकी आपको तलाश है। दुनिया का सबसे बड़ा नीलामी घर वही है। जब तक आपके पास पैसे हैं आप कई चीजें खरीद सकते हैं, आहन ने आदर्श को बताया। आदर्श के पास अब कुल 850 मिलियन हो गए। यह बहुत बड़ी रकम थी। जब वह स्कूल में पढ़ रहा था तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन इतना अमीर हो जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि आदर्श ने कभी नहीं सोचा था कि वह अमीर होते हुए और भी अधिक खर्च करेगा। उसके पास जो पैसा था वह केवल एक सोल ग्रेड सीट खरीदने के लिए पर्याप्त था। वेनिस पहुंचने के बाद उन्होंने पाया कि पानी पर बने शहर में एक अनोखा आकर्षण था जो दुनिया के किसी अन्य शहर में नहीं था। मध्य युग के पुराने घंटा घर, चौड़ी रंगीन इमारतें यूरोप के इतिहास को फिर से देखने के लिए समय में पीछे जाने जैसा था। वेनिस में गाड़ियां नहीं थी, यहाँ तक कि साइकिलें भी नहीं थी। उनके सभी परिवहन में नावें और एक जल प्रकार का जानवर शामिल था जिसे गोंडोला कहा जाता था। गोंडोला वाटर बीस्ट वेनिस के वातावरण के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। उनकी रीढ़ की हड्डियां थोड़ी धसी हुई थी, लेकिन उनकी पूंछ और सिर के चारों ओर एक हड्डी उभरी हुई थी। यदि वे पानी में अपने आधे शरीर के साथ शांत लेटे हुए थे तो वे पूरी तरह से एक छोटी अर्धचंद्राकार नाव के समान थे जिसमें लगभग 5 लोग बैठ सकते थे। इन गोंडोला को वेनिस की कैब के रूप में सोचा जा सकता है। उन्हें विशेष रूप से ट्रेन किया गया था और प्रत्येक को एक विशेष व्यक्ति द्वारा चलाया गया था। गोंडोला वेनिस के किसी भी कोने में आगंतुकों और स्थानीय लोगों को लाने में सक्षम था। समुद्र में जाना भी एक विकल्प था। जब आदर्श वेनिस पहुंचे तो बहुत तुरंत नहरों के शहर की खोज करते हुए अनोखे जानवरों की सवारी करने चले गए।
मैंने सुना है कि वेनिस में हर व्यक्ति वाटर मैजिशियन है, क्या यह सच है? आदर्श गोंडोला पर बैठ गया और ड्राइवर से पूछा। ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था। शायद सूरज के बहुत अधिक संपर्क में रहने के कारण उनकी त्वचा का रंग एक अफ्रीकी की तरह गहरा था। भले ही वह एक यूरोपीय थे, वह बेहद मिलनसार थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए आदर्श को समझाया, हर कोई नहीं, लेकिन यहाँ के कम से कम आधे लोग या एक या दो वाटर स्पिरिट डाल सकते हैं। दुर्भाग्य से मैं दूसरे आधे हिस्से से हूँ। आधे लोग वाटर मैजिशियन है, यह बहुत डरावना है, आहन ने चिल्लाकर कहा। सामान्य लोगों से मैजिशियनों का अनुपात बेहद कम था, इसलिए यह जानना काफी चौंकाने वाला था कि वेनिस में आधे लोग वाटर मैजिशियन थे। यदि आप सैन मार्को नीलामी हॉल की ओर जा रहे हैं तो आप इसे इस तरह नीचे जाकर पाएंगे। व्हाइट कॉलेज टूर्नामेंट नजदीक ही है, जिसका अर्थ है कि इस शहर में बहुत सारे लोग आएंगे। मुझे यकीन है कि मैं जल्द ही काफी व्यस्त हो जाऊंगा। ड्राइवर मुस्कुराया। यह कहते हुए उसने आदर्श को एक कार्ड दिया जिसमें उसे बताया गया कि अगर आदर्श गोंडोला बुक करने में रुचि रखता है तो वह उपलब्ध है। जब दोनों किनारे पर गए तो पियाजा सैन मार्को उनके ठीक सामने था। शानदार सैन मार्को नीलामी हॉल भी दृष्टि में था, जिसके प्रवेश द्वार पर 2 ग्रिफिन पहरा दे रहे थे। वह स्थान आश्चर्यजनक लग रहा था। जैसे ही वे प्रवेश द्वार के अंदर गए, समुद्र तट पर शॉर्ट्स और धूप का चश्मा पहने एक सुंदर आदमी आहान के पास आया। समुद्र तट, शॉर्ट्स और चप्पल। आदमी की साधारण पोशाक वास्तव में पर्यावरण के अनुकूल नहीं थी। केवल ब्रांडेड धूप का चश्मा ही उनके आकस्मिक स्वभाव को थोड़ा कम करने में सक्षम था। बड़े भाई, आप इतने व्यस्त हैं? आपने मुझे लेने के लिए यहाँ इंतजार करने की जहमत क्यों उठाई? जब आहन ने धूप का चश्मा पहने आदमी को देखा तो उसने उत्साह से कहा। हालांकि इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उस आदमी ने अपनी भौहें उठाई और कहा, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने तुमसे कहा था कि मैं आ रहा था। क्या तुमने सच में मेरा कोई टेक्स्ट नहीं पढ़ा? आहन अवाक रह गया। ओह, मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जिसके बारे में बोलते? क्या पिताजी ने आपको ट्रेनिंग के लिए किसी अन्य देश में नहीं भेजा? फिर आप यहाँ क्यों हैं? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने कुछ बेशर्म किया तो यहाँ छिपने की कोशिश करना बेकार है। मैं इतना बिजी हूँ कि आपकी परवाह भी नहीं कर सकता। मेरा एक एक मिनट 100 बिलियन के बराबर है, क्या आप समझते हैं? उस आदमी ने उसे डांटा। आहन का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपने दांतों के बीच जोर से शब्द निकाले। मैं यहाँ वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के लिए आया हूँ। क्या आप कम से कम मुझ पर कुछ ध्यान दे सकते हैं? ओह ओह, मैंने पहले किसी को इसका जिक्र करते हुए सुना है कि आपने बहुत सारा पैसा बर्बाद किया है। आदमी बड़बड़ाया। आदर्श आसानी से बता सकता था कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि आहन का भाई रुद्र था। वास्तव में आदर्श को यह समझने के लिए संघर्ष करना पड़ा कि आहन के माता पिता क्या सोच रहे थे। उन्होंने अपने दूसरे बच्चे आहन को जो नाम दिया वह काफी सहमत था, फिर भी उन्हें अपने बड़े बेटे को इतना स्पष्ट नाम देना पड़ा, रुद्र। कोई भी आसानी से बता सकता है कि इसका मतलब वह भरा हुआ था। यह मेरा अच्छा भाई है आदर्श, जिसका मैंने पहले भी उल्लेख किया था। ओह, इसे भूल जाओ। मुझे यकीन है कि तुमने मेरा कोई भी पाठ नहीं पढ़ा है। मैं आपसे मेरी मदद करने के लिए कह रहा था, आहन ने कहा। इससे पहले कि आहन अपनी बात समाप्त कर सके, रुद्र ने टोकते हुए कहा, बस अंदर आओ, मुझे एक महत्वपूर्ण अतिथि का स्वागत करना है। आहन अवाक रह गया। उनके पास आदर्श को सैन मार्को नीलामी हॉल के अंदर लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दुनिया के केवल सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली लोग ही सैन मार्को नीलामी हॉल के शेयर रखने में सक्षम थे। आहन का कबीला चीन का सबसे अमीर परिवार था और मुख्य कारण यह था कि इसके पास सैन मार्को नीलामी हॉल का काफी बड़ा हिस्सा था, जिसका अर्थ है कि उनका कबीला यहाँ आयोजित होने वाली हर विश्व लेवलीय नीलामी में शामिल था। तुम्हारा भाई काफी दिलचस्प है। आदर्श हंसने से खुद को रोक नहीं सका। आहन ने बेबसी से कहा, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से ऐसा ही है। मैं हमेशा उसके लिए अदृश्य रहता हूँ। सच कहूँ तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वह मुझे इतनी दूर से कभी पहचान सका। उस आदमी की नज़र में सिर्फ पैसा है। यदि मैं एक अतिरिक्त शब्द कहता हूँ तो वह सोचता है कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ, जिसका उपयोग वह अधिक पैसे कमाने के लिए कर सकता था। उसे महिलाओं, भोजन, जादू या किसी भी तरह के रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी एकमात्र रुचि मेरे पिता की तरह अधिक पैसा कमाना है।
तो क्या आपके परिवार ने आपको अपनाया? आदर्श ने कहा, मतलब अडॉप्ट किया? आहन ने स्वीकार किया, हो सकता है। अगर मैं शेखावत कबीले के पास कोई शक्तिशाली मैजिशियन ना होने की बात छुपाने के लिए एक मैजिशियन के रूप में अपेक्षाकृत प्रतिभाशाली नहीं होता, तो मुझे यकीन है कि अगर मैं लापता हो गया तो कोई भी आकर मुझे ढूंढने की जहमत नहीं उठाएगा। तुम्हारे मुंह में यह इतना दुखद क्यों नहीं कर रहा है? क्या आप जानते हैं कि कितने लोग इस बात से ईर्ष्या करते हैं आप बिना किसी प्रतिबंध के अपने कबीले के धन पर का अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकते हैं? यदि मैं आपके परिवार में पैदा हुआ होता तो मैं डीमन प्राणियों की मारने की जहमत क्यों उठाता? मैं कठिन जीवन क्यों चुनूंगा? आदर्श ने सही कहा। अरे गधे, मदर स्किन फैंटम से जुड़ी घटना के बाद से मैंने कितनी बार तुम्हारे पीछे अपनी जान जोखिम में डाली है। यह सच है कि मैं अमीर हूं, लेकिन पैसे खर्च करने के लिए मुझे जीवित रहना होगा। आहन ने तुरंत प्रतिवाद किया। मैं बस आपके उबाऊ जीवन में कुछ मजा जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है तो आप अपने भाई से कितने अलग हैं? आदर्श ने जवाब दिया। जैसे ही दोनों बकवास कर रहे थे, वे शेखावत कबीले के लिए आरक्षित सबसे शानदार वीआईपी कैबिन में प्रवेश कर गए थे। कैबिन किसी राजमहल जैसा आलीशान था। विलासिता की इस भावना को पैदा करने के लिए अकेले पैसा होना काफी नहीं था। आदर्श को यह समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे कि ये अमीर लोग अपने जीवन का आनंद कैसे लेते हैं। शाही कैबिन के अंदर प्रतीक्षा कर्मचारी लंबी नीली पोशाकें पहने हुए अविश्वसनीय रूप से भव्य थे। उनके स्तनों और तलवों को पोशाकों द्वारा कसकर लपेटा गया था, जिसमें अनूठा आकर्षण था। क्या आप हमेशा इन महिलाओं को चुनते हैं? आदर्श ने बुरी आवाज में पूछा। आमतौर पर आदर्श के पास ऐसी यादृच्छिक विचार नहीं होंगे, लेकिन बात बस इतनी थी कि सभी वेटरस बहुत सुंदर थी। हास्यास्पद मत बनो, ये महिलाएं ऐसी नहीं है जिन्हें आप चाहकर भी छू सके। यहाँ काम करने के लिए उनका वर्जन होना जरूरी है, और जो भी अपनी वर्जिनिटी खोएगा उसे सीधे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वे किसी भी प्रकार के सेक्स व्यापार में शामिल हुए बिना पूरी तरह से सबसे सम्मानित मेहमानों का स्वागत करने के लिए यहाँ हैं। क्या आप यह सोचना बंद कर सकते हैं कि अमीर केवल एक नीच और गंदा महज समूह है? ये महिलाएं पैसों के लिए इतनी बेचैन नहीं होती। उनके लिए खुद को बेचने के लिए सिर्फ पैसा ही काफी नहीं है। उस व्यक्ति के लिए मेरा जैसा एक संपूर्ण सुंदर चेहरा होना चाहिए, आहन ने आत्मविश्वास से कहा। जल्द ही नीली पोशाक में एक स्वागतकर्ता कर्मचारी ने उनके पास आए और मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान, हम यहाँ केवल आरक्षित मेहमानों को स्वीकार करते हैं। क्या मैं आपको अगले कैबिन में जाने के लिए कह सकती हूँ? मैं रुद्र का भाई हूँ, आहन ने शांति से उससे कहा। मुझे खेद है, लेकिन निदेशक शेखावत ने स्पष्ट कर दिया है कि यह कैबिन एक वीआईपी अतिथि के लिए आरक्षित है। मैं तुम्हें अगले कमरे में ले जाऊंगी। आप वहां के कर्मचारियों से आपके लिए व्यवस्था करने के लिए कह सकते हैं, महिला ने कहा। वह स्त्री मिश्रित रक्त वाली थी। उसमें एक पश्चिमी व्यक्ति की ठोस आकर्षक विशेषताएं और एक एशियाई की सुंदरता थी। आहन उसके विनम्र फिर भी दृढ़ रवैये से आश्चर्यचकित रह गया। चलो अगले कैबिन की ओर चले। आहन आदर्श जोर से हंसने लगा। आहन की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। आमतौर पर आदर्श अपनी उत्कृष्ट ताकत के कारण सर्वश्रेष्ठ था। आहन का उनसे कोई मुकाबला नहीं था। हालांकि जब आखिरकार उसे अपनी पृष्ठभूमि और पैसे से आदर्श को प्रभावित करने का मौका मिला तो वह इसके बजाय खुद को शर्मिंदा करता रहा। आहन को चिंता होने लगी थी। भले ही रुद्र इस जगह का पूरी तरह से प्रभारी है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास यहाँ कुछ निश्चित मात्रा में शेयर है। मैं यह कैबिन लूंगा और यदि कोई समस्या हो तो रुद्र को मुझसे बात करने के लिए कहो। मैं देखना चाहूंगा कि वीआईपी अतिथि कौन है। आहन हंस के पंखों से बने सोफे पर एक उचित अभिमानी फुएर दाई की तरह बैठ गया। नीली पोशाक वाली महिला दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आहन इतना अनुचित होगा। आदर्श भी काफी आश्चर्यचकित था। आहन ऐसे नहीं दिखता था जो इस तरह से परेशानी खड़ी कर दे। वह जर्जर सरायों और उच्च स्तरीय हवेली दोनों में रहने को इच्छुक था, इसलिए यह संभावना नहीं थी कि वह शानदार कैबिन लेने पर जोर देगा। क्या ऐसा हो सकता है कि शेखावत भाइयों के बीच संबंध उतने शांतिपूर्ण नहीं थे जितना उसने शुरू में सोचा था? अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।